जावा, ये नाम सुनते ही मतलब दिमाग में बड़ी बड़ी बैंक्स, विशाल एंटरप्राइज सिस्टम और दुनिया का सबसे भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर आता है ना। हाँ, दशकों से टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक चट्टान की तरह खड़ा रहा है। बिल्कुल। लेकिन आज की दुनिया तो क्लाउड की है। यहाँ सब कुछ तेज, लचीला और फुर्तीला होना चाहिए। तो सवाल यही उठता है कि क्या जावा एक मतलब पुरानी पड़ चुकी विरासत बनता जा रहा है। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं जो इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जावा का दौर वाकई खत्म हो रहा है या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो इसे एक नए अवतार में वापस सबसे आगे लाकर खड़ा कर सकता है। हम देखेंगे कि जावा आज असल में कहाँ है, इसके सामने असली खतरे क्या हैं और वो कौन सी नई टेक्नोलॉजी हैं जो पूरी बाजी पलट सकती हैं। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं आज की हकीकत से। तो स्रोत साफ कहते हैं कि जावा आज भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से एक है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें एक पेच है। इसका ज्यादातर कोड जो है वो पुरानी मोनोलिथिक एप्लीकेशंस पर चल रहा है। ये मोनोलिथिक क्या चीज है? हाँ, मोनोलिथिक को समझना बहुत जरूरी है। आप एक पुराने विशाल बंगले की कल्पना कीजिए। ठीक है। इस बंगले में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब पानी की पाइपलाइन, बिजली के तार, सब कुछ। अगर आपको सिर्फ किचन का नल ठीक करना है तो हो सकता है पूरी दीवार तोड़नी पड़े। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर में मोनोलिथिक एप्लीकेशंस भी ऐसी ही होती हैं। एक विशाल कसकर बंधा हुआ कोड बेस जहां एक छोटा सा बदलाव भी पूरे सिस्टम में उथल-पुथल मचा सकता है। मतलब बहुत धीमा और जोखिम भरा काम। हाँ, इन्हें अपडेट करना धीमा होता है, खर्चीला होता है और बहुत जोखिम भरा होता है। और आज की दुनिया तो बंगलों की नहीं बल्कि वो लेगो ब्लॉक्स की तरह है। सही कहा ना? जहां आप जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़े जोड़ते और हटाते हैं। एकदम सही। आज की क्लाउड की दुनिया माइक्रो सर्विसेज पे चलती है, जो उन्हीं लेगो ब्लॉक्स की तरह है। हर ब्लॉक अपना एक छोटा काम करता है और वो दूसरे ब्लॉक से आजाद होता है। तो आप उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से तुरंत बढ़ाया घटा सकते हैं। हाँ, जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। पारंपरिक जावा को स्थिरता के लिए बनाया गया था, जबकि क्लाउड को इसी लचीलेपन की जरूरत है। यही मुख्य टकराव है। अच्छा, ये तो हुई तकनीक की बात, लेकिन एक धारणा की भी तो लड़ाई है। मैंने सुना है कि जो नए डेवलपर्स आ रहे हैं उन्हें जावा अक्सर पाइथन या गो के मुकाबले बहुत भारी भरकम और जटिल लगता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जावा की एक वर्बोस होने की छवि है, मतलब एक ही काम के लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा? हाँ, स्प्रिंग बूट और क्वार्कस जैसे जो आधुनिक फ्रेमवर्क हैं वो इस धारणा को तोड़ रहे हैं। ये क्या करते हैं? एक तरह से जावा के लिए एक फिटनेस प्रोग्राम की तरह है, जो उसे भारी भरकम एंटरप्राइज सूट से निकालकर हल्का, तेज और आज के डेवलपर्स के लिए ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं। तो एक तरफ जावा की ये पुरानी भरोसेमंद दुनिया है और दूसरी तरफ ये नए फ्रेमवर्क्स उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाहर से भी तो खतरे होंगे। कौन सी नई भाषाएं हैं जो जावा की जमीन छीन रही हैं? खतरा तो असली है। आप देखिए, पाइथन, गो और रस्ट जैसी भाषाएं वो सीधे सीधे क्लाउड के लिए ही जन्मी हैं। उनका डीएनए ही क्लाउड का है। बिल्कुल, वे तेज स्टार्टअप टाइम देती हैं, उनका सिंटैक्स सरल है। इसे ऐसे समझिए, क्लाउड में एप्लीकेशंस को अक्सर सेकंडों में शुरू और बंद होना पड़ता है, जैसे टैक्सी सर्विस की गाड़ियां। गो और रस्ट जैसी भाषाएं स्पोर्ट्स कार की तरह हैं, जो तुरंत 0 से 100 पर पहुंच जाती हैं। वहीं पारंपरिक जावा एक भरोसेमंद मालगाड़ी की तरह है, जिसे शुरू होने में थोड़ा वक्त लगता है। सही कहा। और कंटेनर वाली दुनिया में स्पोर्ट्स कार को ही ज्यादा पसंद किया जाता है। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये सर भाषाओं की रेस नहीं, पूरा खेल का मैदान ही बदल रहा है। जैसे सर्वरलेस कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, ये क्या है और ये जावा के लिए खतरा क्यों है? सर्वरलेस का मतलब है कि आप सिर्फ उतने ही समय के लिए पैसे देते हैं जितने समय आपका कोड चलता है, चाहे वो कुछ मिलीसेकंड ही क्यों ना हो। तो हर मिलीसेकंड कीमती है? हाँ, बहुत कीमती। ऐसे में पुरानी जावा एप्लीकेशंस का गार्बेज कलेक्शन यानी बेकार मेमोरी को साफ करने की प्रक्रिया वो थोड़ी धीमी हो सकती है, जो इन माहौल में महंगी पड़ती है। और इसी से वो समस्या जन्म लेती है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, तकनीकी कर्ज। हाँ, इससे एक बहुत बड़ी समस्या जन्म लेती है जिसे हम तकनीकी कर्ज कहते हैं। तकनीकी कर्ज या टेक्निकल डेट, ये शब्द सुनने में बहुत गंभीर लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने घर की छोटी मोटी मरम्मत टालते रहते हैं। एक टपकता नल, एक टूटी खिड़की,
शुरू में ये बड़ी बात नहीं लगती। हाँ, शुरू में नहीं लगती, लेकिन कुछ साल बाद आपका पूरा घर जर्जर हो जाता है और उसे ठीक करने का खर्च बहुत बढ़ जाता है। सॉफ्टवेयर में भी यही होता है। अच्छा। जब आप पुरानी तकनीक पर काम करते रहते हैं और उसे अपडेट नहीं करते, तो हर नया फीचर जोड़ना या किसी समस्या को ठीक करना और मुश्किल और महंगा होता जाता है। तो ये सिर्फ धीमेपन की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है, क्योंकि पुरानी लाइब्रेरीज हैकर्स का आसान निशाना होती हैं। तो आपने तकनीकी कर्ज की बात की और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। अगर कोई कंपनी इस कर्ज को चुकाने के बजाय मतलब उसे नजरअंदाज करती रहे, तो असल में होता क्या है? इसका बिजनेस पर क्या असर पड़ता है? असर बहुत गहरा और सीधा होता है। पहली बात, आप स्केल नहीं कर सकते। स्केल नहीं कर सकते मतलब? स्रोत एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हॉरिजॉन्टली स्केल। इसका सीधा सा मतलब है, जब आपकी वेबसाइट पर अचानक ट्रैफिक बढ़ जाए, तो क्या आप तुरंत और सर्वर जोड़कर उसे संभाल सकते हैं? जैसे एक सुपरमार्केट भीड़ बढ़ने पर तुरंत नए कैश काउंटर खोल देता है। बिल्कुल वही। मोनोलिथिक एप्लीकेशंस के साथ ये करना लगभग नामुमकिन है। नतीजा, आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। और ग्राहक नाराज होकर चले जाते हैं। हाँ। और नाराज ग्राहक तो सिर्फ एक पहलू है, कंपनी के अंदर भी तो कुछ होता होगा। हाँ। टैलेंट का क्या? ये शायद सबसे बड़ा और अनकहा नुकसान है। कैसे? आज के अच्छे डेवलपर्स नई और रोमांचक तकनीकों पर काम करना चाहते हैं। वो माइक्रो सर्विसेज, डेवऑप्स और क्लाउड पर अपना हुनर आजमाना चाहते हैं। जो कंपनियां पुरानी टेक्नोलॉजी से चिपकी रहती हैं, वे अच्छे इंजीनियरों को आकर्षित नहीं कर पाती, और जो हैं वो भी छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी प्रतिभाशाली इंजीनियर अपना करियर एक डूबते हुए जहाज पर नहीं बनाना चाहता। हमारे स्रोत एक और खतरे का जिक्र करते हैं, वेंडर लॉक इन। ये क्या बला है? इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह फंस जाते हैं कि उससे बाहर निकलना बहुत महंगा या नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि? ये कुछ ऐसा है जैसे आपने एक ऐसा फोन खरीद लिया जिसका चार्जर किसी और फोन के साथ काम नहीं करता। अब आप उसी कंपनी के साथ बंध गए हैं, भले ही बाजार में बेहतर और सस्ते विकल्प मौजूद हों। पुरानी जावा एप्लीकेशंस अक्सर ऐसे ही पुराने सिस्टम से बंधी होती हैं। तो कुल मिलाकर अगर कुछ ना किया जाए तो इनोवेशन ठप हो जाता है, टैलेंट चला जाता है और बिजनेस अपने प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ जाता है। ये तस्वीर तो काफी निराशाजनक लगती है। लेकिन जावा चुपचाप बैठा तो नहीं होगा। हमारे स्रोत कुछ ऐसी नई खोजों का जिक्र करते हैं जो इस कहानी को बदल रही हैं। हाँ, और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। जावा का इकोसिस्टम पलटवार कर रहा है। कैसे? हमने स्प्रिंग बूट जैसे हल्के फ्रेमवर्क की बात की। इसके अलावा कंटेनराइजेशन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। डॉकर और कुबरनेट्स। हाँ, डॉकर और कुबरनेट्स जैसे टूल्स ने जावा एप्लीकेशंस को एक स्टैंडर्ड बॉक्स में पैक करने जैसा बना दिया है। कुबरनेट्स एक तरह से इन हजारों बॉक्स यानी कंटेनर्स को मैनेज करने वाला एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर है। इसका फायदा क्या है? इससे जावा एप्लीकेशन किसी भी क्लाउड पर आसानी से चल सकती है। वो जो एक पुरानी समस्या थी ना, मेरे मशीन पर तो चलता है, हाँ, वो खत्म हो गई है। वो खत्म हो गई है। इन फ्रेमवर्क्स के अलावा हमारे स्रोतों में एक टेक्नोलॉजी का जिक्र बार बार आ रहा है, GraalVM। इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। क्या ये सिर्फ एक और नया टूल है या इसमें वाकई कुछ ऐसा है जो जावा की पूरी कहानी बदल सकता है? ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये जावा का काया पलट है। काया पलट? हाँ, सोचिए, जावा की सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? कि वो धीमी है, उसे शुरू होने में वक्त लगता है, क्योंकि उसे JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन की जरूरत होती है। GraalVM इस शिकायत को जड़ से खत्म कर देता है। इसकी नेटिव कंपाइलेशन तकनीक जावा को अपनी JVM वाली पहचान छोड़कर सीधे मशीन से बात करने की ताकत देती है। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा, जावा अचानक उन स्पोर्ट्स कार जैसी भाषाओं जैसे गो और रस्ट की तरह तेज हो जाता है, जिनसे वो मुकाबला हार रहा था। सर्वरलेस और माइक्रो सर्विसेज की दुनिया में यह एक क्रांति से कम नहीं है। ये तो हुई बाहरी बदलाव। क्या जावा के अंदर भी कुछ बदल रहा है? बिल्कुल। जावा अब हर 6 महीने में एक नया वर्जन रिलीज करता है। हर 6 महीने में? हाँ, ये उस पुरानी धारणा को तोड़ता है कि जावा धीरे धीरे बदलता है। हर नए रिलीज में गार्बेज कलेक्शन को बेहतर बनाया जा रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट को और कुशल किया जा रहा है। तो ये लड़ाई 2 मोर्चों पे लड़ी जा रही है। हाँ, GraalVM जैसे बाहरी टूल और भाषा के अंदर लगातार हो रहे सुधार। ठीक है, तो हमने खतरों की बात कर ली और ये साफ है कि कुछ न करना कोई विकल्प नहीं है। टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जो मदद कर सकती है, लेकिन अगर कोई कंपनी इस बदलाव के लिए तैयार होना चाहती है
तो ये सिर्फ नए सॉफ्टवेयर खरीदने जैसा तो नहीं होगा, है ना? शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है ईमानदारी से, अपनी हालत का जायजा लेने से। आपको पहले ये पहचानना होगा कि आपके तकनीकी कर्ज का सबसे बड़ा ढेर कहाँ लगा है। मतलब सबसे कमजोर कड़ी ढूंढना। हाँ, कौन से एप्लीकेशन सबसे पुरानी, सबसे धीमी और सबसे जोखिम भरी है। एक बार जब आप समस्या को समझ जाते हैं तो अगला कदम होता है उस विशाल बंगले यानी मोनोलिथ को धीरे धीरे छोटे छोटे आधुनिक अपार्टमेंट्स यानी माइक्रो सर्विसेज में बदलना। और ये एक ही रात में तो नहीं हो सकता, इसे करने का कोई तरीका भी होगा? हाँ, इसके लिए एक बहुत दिलचस्प तरीका है जिसे स्रोत स्ट्रैंगुलर फिग पैटर्न कहते हैं। स्ट्रैंगुलर फिग? हाँ, ये नाम एक ऐसे अंजीर के पेड़ से आया है जो दूसरे पेड़ पर उगकर धीरे धीरे उसे पूरी तरह ढक लेता है और उसकी जगह ले लेता है। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर में ये कैसे काम करता है? सॉफ्टवेयर में भी यही होता है। आप अपनी पुरानी एप्लीकेशन के चारों ओर नई आधुनिक सेवाएं बनाते हैं। धीरे धीरे ये नई सेवाएं पुराने सिस्टम के काम अपने ऊपर ले लेती हैं जब तक कि पुराना सिस्टम पूरी तरह से अप्रासंगिक ना हो जाए। हाँ, अप्रासंगिक और बंद ना हो जाए। यह एक सुरक्षित और चरणबद्ध तरीका है। और इस पूरी प्रक्रिया को संभालने के लिए डेवऑप्स और CI/CD पाइपलाइन जैसी चीजों की जरूरत पड़ती होगी। ये बस कुछ फैंसी शब्द हैं या इनका कोई ठोस मतलब है? इनका बहुत ठोस मतलब है। CI/CD मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का मतलब है कोड लिखने से लेकर उसे ग्राहकों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट करना। एक असेंबली लाइन की तरह? हाँ, बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह जो आपके सॉफ्टवेयर को तेजी से, भरोसे के साथ और बिना गलतियों के तैयार करती है। लेकिन जैसा आपने कहा था, ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है। नहीं, ये एक सांस्कृतिक बदलाव है। आपको अपनी टीमों को इन नए टूल्स और तरीकों में ट्रेन करना होगा। आपको ऑटोमेटेड टेस्टिंग, सिक्योरिटी स्कैनिंग और सिस्टम की सेहत पर लगातार नजर रखने के लिए ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स लगाने होंगे। मतलब आप दुनिया के सबसे अच्छे औजार खरीद सकते हैं, लेकिन अगर टीम को उनका इस्तेमाल करना नहीं आता तो फिर बेकार है? तो अगर मैं पूरी बात को समेटूं तो ऐसा लगता है कि जावा एक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसकी पुरानी, स्थिर और भरोसेमंद विरासत है और दूसरी तरफ क्लाउड की तेज, लचीली और हमेशा बदलती दुनिया की मांगे हैं। और तकनीकी कर्ज और सुरक्षा के जोखिम वो बहुत असली हैं। एकदम सही। और जावा का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि भाषा खुद कितनी सक्षम है, क्योंकि जैसा हमने देखा उसमें अब काफी क्षमता है। तो फिर किस पर निर्भर करता है? भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनियां और डेवलपर्स बदलने के लिए कितने तैयार हैं। आधुनिक उपकरण मतलब स्प्रिंग बूट, ग्रालवीएम, कुबरनेटिस ये सब मौजूद हैं। जावा की परिपक्वता आज भी एक बड़ा फायदा है। हाँ, बहुत बड़ा फायदा है, बशर्ते उसे आधुनिक तरीकों के साथ इस्तेमाल किया जाए। सवाल ये नहीं है कि क्या जावा विकसित हो सकता है, सवाल ये है कि क्या कंपनियां इस विकास को अपनाएंगी। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार। हमारे स्रोत इशारा करते हैं कि जावा का अगला अध्याय AI, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और हाइब्रिड क्लाउड के साथ लिखा जाएगा। तो एक सवाल मन में उठता है, क्या एक आधुनिक जावा एंटरप्राइज सिस्टम में अपनी गहरी जड़ों और भरोसे के कारण AI से चलने वाली अगली पीढ़ी की बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए सबसे मजबूत और सुरक्षित रीढ़ बन सकता है? या फिर उसकी विरासत वाली छवि हमेशा उसके पैरों की बेड़ी बनी रहेगी?